वैसे तो शराब हमारी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है, लेकिन यही शराब गवर्नमेंट के लिए बड़ी लाभकारक है, क्योंकि शराब पर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे हमारे गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है और इससे हमारी गवर्नमेंट चलती है। सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू शराब के बिजनेस से आता है। अगर गवर्नमेंट तय करे कि वो पेट्रोल, डीजल, शराब इन चीजों पे ज्यादा टैक्स लगाए, तो वो ज्यादा कमा सकती है, गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, वो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स नहीं बढ़ाती है, क्योंकि अगर इस पे जब टैक्स बढ़ जाते हैं तो फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनको एक ही चीज समझ में आती है कि इससे इनकी वोटिंग नंबर्स कम हो जाते हैं, इसलिए ये लोग सिर्फ शराब पर ही टैक्स बढ़ाते हैं। और शराब पे कितना भी टैक्स बढ़ा तो लोग तो कुछ कहने वाले हैं ही नहीं। जिनको शराब लेनी है, कितनी भी टैक्स बढ़ा दो, हम तो खरीदेंगे ही। अब दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में विदेश से घूमने आने वाले लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, और इसीलिए दिल्ली में जो शराब का बिजनेस है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए केजरीवाल गवर्नमेंट ने ये नई लिकर पॉलिसी बनाई थी। इनके हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन इनको ये पॉलिसी 8 महीने में हटानी पड़ी। प्रक्रियाएं पूरी करके उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी चल रही है। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद लिकर स्कैम के लिए पहुंच गए जेल। उनकी पावर और पोजीशन का उन्हें बेनिफिट क्यों नहीं मिला? इसके अलावा वो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी जानकारी रखते हैं, फिर ऐसे कैसे स्कैम उनके साथ हो गया? या उन्होंने खुद जानबूझ के ये सारी चीजें की है? चलिए जानते हैं आगे। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल की सरकार नई एक्साइज पॉलिसी अनाउंस करती है। एक्साइज पॉलिसी मतलब उत्पाद शुल्क नीति। तो इसके तहत ये जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी दिल्ली में, इसको चेंज करके ये नई लिकर पॉलिसी अनाउंस करना चाहते थे। और उनका ये कहना था कि इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के जो लॉकर है वो भर जाएंगे। लेकिन जब सीबीआई जांच बैठी तो ये जो नई लिकर पॉलिसी थी वो इमीडिएटली बंद कर दी। आज भी जेल से अरविंद केजरीवाल सीएम की पोजीशन संभाल रहे, सारे कामकाज देख रहे। तो अगर इस पॉलिसी से दिल्ली गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, तो इतनी इमीडिएटली ये पॉलिसी बंद क्यों कर दी? हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है, तो ये स्टेट जो होते हैं, इनकी सबसे ज्यादा पावर होती है चीफ मिनिस्टर के हाथ में। लेकिन दिल्ली जो है, ये स्टेट नहीं है, ये है यूनियन टेरिटरी। तो इसकी वजह से यहाँ की जो पावर है वो बटी हुई है। कुछ पावर है चीफ मिनिस्टर के हाथ में, तो कुछ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है पब्लिक ऑर्डर्स, पुलिस सर्विसेज, लैंड सर्विसेज। लैंड सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो लैंड्स होते हैं, इस पे क्या बनाना है, क्या करना है, किसे देना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, इसके सारे ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो नई लिकर पॉलिसी है, ये क्या थी, किसने शुरुआत की इन सब चीजों की? तो ये जो नई लिकर पॉलिसी, इसके कर्ता धर्ता थे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, और इनके साथ इनके दो साथी थे। पहले थे रेवेन्यू मिनिस्टर मनीष गहलोत, और दूसरे थे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। इन तीनों ने मिलकर ये पॉलिसी की स्टार्ट की। इसके बाद केजरीवाल गवर्नमेंट जो है, ये इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, और इस कमेटी का जो हेड होता है वो होता है कृष्णा। इस पॉलिसी को लेके केजरीवाल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो पुरानी लिकर पॉलिसी है, इससे दिल्ली गवर्नमेंट का 5,000 करोड़ का फायदा होता था। लेकिन ये जो नई पॉलिसी है, इसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट का 8,000 करोड़ का फायदा होगा। तो ये पॉलिसी लॉन्च करना बहुत जरूरी है। नई पॉलिसी को लेके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी किए जाते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, ये बैठ के सारे डिटेल्स देखते हैं खुद होके। और इसके बाद इनकी टीम ने पूरी स्टडी करने के बाद फिर दिल्ली कैबिनेट में ये अप्रूवल के लिए रखा जाता है। दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल आने के बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल लिया जाता है 15 अप्रैल 2021 को। केजरीवाल गवर्नमेंट में मनीष सिसोदिया को बहुत पावरफुल माना जाता था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो 33 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 18 डिपार्टमेंट्स अकेले मनीष सिसोदिया संभालते थे। तो केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर एमएलए नहीं थे। मैंने देखा है, पूरी गूगल स्टडी की है, उनके पास प्रॉपर एमएलए थे। फिर भी टोटल 18 डिपार्टमेंट अकेले मनीष सिसोदिया क्यों संभालते थे? क्यों इतनी पावर दे रखी थी केजरीवाल ने उन्हें? ये तो सोचने की बात है। मैंने पूरे भारत में किसी भी स्टेट में ऐसे नहीं देखा है कि एक ही एमएलए को इतने सारे डिपार्टमेंट देके रखे हैं।
17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू हो जाती है कुछ चेंजेस करके। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि एज लिमिट वही रहेगी जो पहले थी। इसके अलावा ड्राई डे भी सेम ही रहेंगे, ड्राई डे चेंजेस नहीं होंगे और अनऑथराइज्ड जगह पे दुकानें नहीं खुलेंगी। जैसे अनऑथराइज्ड मतलब मंदिरों के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद के पास। अगर हम बात करते हैं नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी की, तो दोनों पॉलिसी में जो फर्क था वो मैं बताती हूँ कि पुरानी पॉलिसी के तहत मतलब होम डिलीवरी नहीं होती थी, नई पॉलिसी के अंदर होम डिलीवरी होगी। पुरानी पॉलिसी में एज लिमिट जो थी वो 25 थी, नई पॉलिसी में 21 बना दी थी, उन्होंने 4 साल घटा दिए थे। इसके अलावा पुरानी पॉलिसी में 23 ड्राई डेज थे और नई पॉलिसी के अंदर इन्होंने 3 ही ड्राई डे रखे थे। पुरानी पॉलिसी के तहत 5 से 7 लाख तक लाइसेंस मिल जाता था, अब लाइसेंस लेने के लिए 5 करोड़ देने होंगे। इसके अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर 32 जोन बना दिए थे, उसके अंदर हर एक जोन में 27 शॉप थे। इसके अलावा पहले दिल्ली के अंदर 8 बजे जो लिकर शॉप थे वो बंद हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने टाइम बदल के 3 बजे का किया था, मिडनाइट 3 बजे। इतना ही नहीं, मतलब शॉप पहले छोटे रहते थे, 300-200 स्क्वायर फुट में हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने उसके लिए भी लिमिट रखी थी कि जो शॉप रहेगा वो 500 स्क्वायर फुट का एटलीस्ट रहेगा और वो एसी रहेगा। पुरानी पॉलिसी में लॉटरी के तहत लाइसेंस मिलते थे, लेकिन अब आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा पहले आधे से ज्यादा जो शॉप थे वो गवर्नमेंट के थे, अब पूरे शॉप प्राइवेट कर दिए थे नई पॉलिसी के तहत। इसमें और एक चेंज उन्होंने ये भी किया था कि पहले मतलब रिटेल प्राइस में ही कस्टमर को लिकर खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब मतलब अगर शॉप का मालिक चाहे तो वो लिकर पे डिस्काउंट कर सकता था। तो ये जो सारे चेंजेस थे, ये सारे चेंजेस वैसे इन्होंने कैबिनेट के सामने अप्रूव कर लिए थे, लेकिन जो गवर्नर थे उन्होंने इसमें से 3 चेंजेस नहीं एक्सेप्ट किए। पहले थे एज लिमिट उन्होंने चेंज नहीं करने दी। इसके बाद दूसरा जो था वो था ड्राई डेज, उन्होंने ड्राई डेज 23 जो थे वो एज इट इज रखे थे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि कितने भी आप जोन बना लो, आप अनऑथराइज्ड जगह पे शॉप्स नहीं खोल सकते हो। हमने पॉलिसी समझ ली, लेकिन अब समझते हैं ये लिकर स्कैम है क्या, किसने किया, इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये सारी बातें। ईडी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल इस लिकर स्कैम का किंग पिन है, मतलब मेन साजिश करता है। और इसके साथ ही जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आनंद तिवारी जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर थे, पंकज भटनागर असिस्टेंट कमिश्नर और अरवा गोपी कृष्णा एक्साइज कमिश्नर, इन चारों पर भी अपनी जेबें भरने का आरोप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। तो वहीं करीब 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इसी लिकर स्कैम पॉलिसी के तहत बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिताजी बात करते हैं कि कैसे लोगों ने टेंडर पाने के लिए मतलब रिश्वत दी है, कैसे किसी ने 250 करोड़ दिया तो किसी ने 500 करोड़ दिया। तो ये सारी बातें स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड होती है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स भेजे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भी समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद 10वां समन लेके ईडी अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त उन पे आरोप था कि ये पूरे स्कैम के मेन साजिश करता है और मेन आरोपी है। से ले जाने की पूरी तैयारी है। ईडी के अधिकारी जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल हैं सीधा पहले उनको जो है ईडी हेडक्वार्टर लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद में सुबह जब उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश। गोवा के इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जो भी पैसा आया था वो आया था लिकर स्कैम से, मतलब जिन्हें भी लिकर लाइसेंसेस बेचे गए थे उनसे रिश्वत ली गई थी। और आरोपी अरविंद केजरीवाल और उनके साथ दूसरे आरोपी जो थे आरोपी वकील विनोद चौहान, इन दोनों के जो मैसेजेस है ये ईडी के हाथ लगे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि विनोद चौहान को ये सारी चीजें पता थी कि ये सारा पैसा लिकर स्कैम से आया हुआ है, ये रिश्वत का पैसा है। और विनोद चौहान ही हैंडलर थे जो हवाला के जरिए गोवा पैसा पहुंचा रहे थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 37 नंबर आरोपी बनाया है लिकर स्कैम में और मुख्य आरोपी बनाया है 38 नंबर देके आम आदमी पार्टी को। ऐसे भारत के पॉलिटिक्स में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इवन साउथ ग्रुप की जो लिकर बिजनेस वुमन थी कविता, उसके पीए ने भी 25.5 सीआर विनोद चौहान के थ्रू
गोवा के कैंपेनिंग के लिए भेजे थे हवाला के थ्रू, और ये सारी चीजें उन दोनों के चैट में से ईडी तक पहुंची हैं। इतना ही नहीं, और एक लिकर बिजनेसमैन और फॉर्मर एमपी आंध्र प्रदेश के मगुंता रेड्डी, उन्होंने कहा कि उन्होंने विजय अरोरा को 25 करोड़ दिए थे, और जो साउथ ग्रुप की के कविता है उन्होंने 75 करोड़, ऐसे टोटल साउथ ग्रुप ने मिलके 100 करोड़ रुपए दिए थे गोवा के कैंपेनिंग के लिए। दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य रूप से जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई तब ईडी की एंट्री हुई। ईडी मतलब पीएमएलए लागू हो जाता है। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और जब पीएमएलए लग जाता है किसी पे तो सामने वाले को अपने आप को 100% निर्दोष साबित करना जरूरी होता है। अगर उस पे 1% भी डाउट है तो भी ईडी उसे छोड़ेगी ही नहीं। अब देखते हैं कनेक्शन किसके किससे है। तो ये जो सारी लिकर कंपनीज थी ये सब बिलोंग करती थी साउथ ग्रुप से। तो साउथ ग्रुप में सबसे पहले नंबर पे आती है के कविता, जो बीएसआर लीडर और तेलंगाना के फॉर्मर सीएम की बेटी है। इसके बाद है अरुण चंद्र पिल्लई, इसके बाद है अभिषेक बोइनपल्ली, इसके बाद है शरद रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के एसोसिएट है, इसके बाद है मगुंटा रेड्डी जो फॉर्मर एमपी है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है। इसके बाद लास्ट में आते हैं बुच्ची बाबू जो के कविता के सीए है। तो ये सब लोग साउथ ग्रुप से थे, और इन लोगों से ही अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली है गोवा के कैंपेनिंग के लिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल पे आरोप है। इन साउथ ग्रुप वालों से डील करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 3 अपने भरोसे के लोग रखे थे। पहला था विजय नायर, दूसरा दिनेश अरोरा और तीसरा अमित अरोरा। ये जो अरोराज है इनकी होटल चेन है, और ये सिर्फ केजरीवाल के करीबी नहीं थे, ये मनीष सिसोदिया के भी करीबी थे। विजय नायर जो है ये मतलब केजरीवाल का करीबी था, लेकिन इसके पास कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी के लिए मीडिया एंड कम्युनिकेशन देखता था, लेकिन विदाउट पोजीशन ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर गहलोत है इनके बंगले में रहता था। क्यों? विजय नायर जो सिर्फ एक मीडिया देखने वाला बंदा था, इसे मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट बंगलो क्यों अलॉट किया गया था? विजय नायर ने कहा है कि ये जो दिल्ली लीकर स्कैम है इसके पीछे सारा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है, और ये वो इसलिए कह सकता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सालों से काम कर रहा था, और ये जो लिकर पॉलिसी थी इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसीलिए वो सारी बातें ईडी को सच सच बताता है कि अरविंद केजरीवाल ही मेन है इस लिकर स्कैम का। ये जो साउथ ग्रुप वाले थे ये लिकर बिजनेस में मैन्युफैक्चरर थे, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सिंगल लाइसेंस नहीं लिया, इन्होंने जोनल लाइसेंस लिया, और हर जोन का लाइसेंस का एक प्राइस था, वो था 221 करोड़ रुपए। तो जब इतने महंगे लाइसेंसेस थे तो रिटेलर लोग तो ले ही नहीं पाए, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। इन लोगों ने जोनल ले लिए, और एक जोनल के अंदर इन लोगों को 27 शॉप मिल रहे थे। तो मतलब इन लोगों की तो चांदी हो गई, और इसकी वजह से जब इनको बिजनेस मिल रहा है तो गिव एंड टेक तो होती है। तो इसके बाद जब इनको इतना बड़ा बिजनेस मिला तो फिर केजरीवाल सरकार को क्या मिलेगा? तो इसी वजह से रिश्वत की जो लेन देन है यही कारण था कि आप मुझे भी दो मैं आपको भी दूंगा, लेन देन होती रही। न्यू पॉलिसी के रूल के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर था वो शॉप नहीं खोल सकता था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से ही फिर से रूल चेंज कर दिए थे गवर्नर की परमिशन के बिना। इसीलिए मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर बन गया, और इन लोगों ने एमआरपी पे डिस्काउंट देने के लिए कहा था, लेकिन इन जो मैन्युफैक्चरर थे इन लोगों ने एमआरपी पे डिस्काउंट नहीं किया, बाय वन गेट वन फ्री कर दिया। तो इसकी वजह से प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर को हो रहा था, गवर्नमेंट को नहीं। लिकर की न्यू पॉलिसी लागू हो गई, इसके बाद लाइसेंसेस बढ़ गए। अब बात थी शॉप्स बनाने की, और शॉप्स बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने सीधा बोल दिया था कि डीडीए और एमसीडी की परमिशन बहुत जरूरी है। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इन दोनों की परमिशन लेना कंपलसरी किया था, लेकिन बात ऐसी अटक गई कि कुछ जगह पे डीडीए और एमसीडी ने परमिशन दी नहीं, इसलिए इन लोगों का जो प्लान था उतने सारे शॉप ये चालू नहीं कर पाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब जो लाइसेंसेस जिन्होंने लिए थे उन लोगों को इनको फीस वापस देनी पड़ी। न्यू लिकर पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर लाइसेंस के लिए किसी ने फीस भरी है तो वो नॉन रिफंडेबल थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये रिफंड कर दिए। क्यों?
मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि इसने पर बियर बॉक्स जो 50 रुपए इम्पोर्ट फीस थी वो माफ कर दी, विदेशी जो लिकर थी इस पे जो डिस्काउंट था वो बिना परमिशन दे दिया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये जो लाइसेंसेस की जब ड्यूरेशन खत्म हो जाते हैं तो लाइसेंसेस एक्सपायर होने के बाद बिना कोई फीस लिए बिना उसका टाइम पीरियड बढ़ा के दिया। अगर इतने सारे काम बिना कुछ लिए दिए तो होते ही नहीं है। और इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है इसमें 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके बिना परमिशन से, उनके बिना अप्रूवल के इन लोगों ने लिकर की जो नई पॉलिसी थी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत सारे चेंजेस किए। अप्रूवल को जो मिली थी वो पॉलिसी अलग थी, उसके रूल्स अलग थे। इसके बाद जब इन्होंने पॉलिसी लागू की इसके रूल्स उन्होंने बहुत सारे चेंज किए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के बिना। जैकलिन फर्नांडिस वाला जो सुकेश चंद्रशेखर है वो भी अपनी चैट साझा करता है ईडी के साथ, और वो ये बताता है कि उसने के कविता के कहने पर 15 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है गोवा इलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं इसमें रूलिंग पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहाँ पे है। ये जो न्यू लिकर पॉलिसी है इसके अंदर अब घोटाला लगने लगा था बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन आम आदमी पार्टी पे पहले उंगली उठाई कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या किया, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनको एक रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज करा दी और उसमें जितनी भी लिकर कंपनीज थी उनकी लिस्ट भी दे दी और कहा कि जो लाइसेंसेस बटे हैं उसमें स्कैम लग रहा है। और इतना ही नहीं, 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। और दूसरा लेटर लिखा इन लोगों ने अन्ना हजारे को, और उसमें लिख दिया कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो नालायक है। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पे आरोप क्यों लगाया कि वो एक डरे हुए डिक्टेटर है। फिर उन्होंने पहल क्यों की, उन्होंने पहला कदम क्यों उठाया, फिर उन्होंने आरोप क्यों किया। अब ये बात हो गई कांग्रेस की। अब दूसरी बात ये है बीजेपी ने भी सीधा इलेक्शन के टाइम पे ही मौके पे चौका क्यों मारा ईडी का। क्या है ना, ये सब है बड़ा बिजनेस। एक तो पॉलिटिक्स मतलब बड़ा बिजनेस है, अदरवाइज दूसरी बात होती है पावर। मतलब जिसको अपनी पावर दिखानी है, पैसा तो बहुत है लेकिन पावर दिखानी है तो वो पॉलिटिक्स में चला जाए। इसे कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए रिश्वत ले ली गवर्नमेंट के बिजनेस बेच के, और बीजेपी ने क्या किया, इनके पीछे ईडी लगा दी क्योंकि बीजेपी को कॉम्पिटिटर कम करने हैं। मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, कौन सी ऐसी पार्टी है जो 100% व्हाइट मनी लेके ही कैंपेनिंग करती है? बिल्कुल ही नहीं। ऐसी पार्टी मिलना नामुमकिन है। तो दोस्तों ये कहानी थी दिल्ली लिकर स्कैम की। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।